हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि इंडियन पॉलिटी को हमने देखा था पिछली वीडियो में, यह इंडियन पॉलिटी की दूसरी वीडियो है। चलिए देखते हैं आज का दूसरा वीडियो। दूसरे वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनसे संबंधित विषय इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के क्रम अनुसार की बात की जाए तो 22 भागों में बांटा गया है और उसके खंड ए, खंड बी या खंड क, ख, ग इसको लिया जाए तो 25 भागों में बांटा गया है। मूल भाग तो 22 ही हैं। अगर इसको क्रम अनुसार खंड ए जैसे 19 ए और 21 ए ऐसे देखा जाए तो उसमें 25 भाग बांटे हैं। ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में 22 या 25 में से कोई एक ही रहेगा। तो यदि 22 है तो 22 पर मारा जाएगा और 25 है तो 25 पर। चलिए देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। संविधान के भाग 1 की बात करते हैं। इसमें संघ और उसका राज क्षेत्र से संबंधित है। संविधान का भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 5 में संघ से संबंधित मामलों को उल्लेख किया गया है। भाग 6 में राज्य से संबंधित उल्लेख है। भाग 7 में भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। भाग 8 को इसमें संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उल्लेख है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उल्लेख है। भाग 9 पंचायतें से संबंधित है। भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 क नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 ख जो है यह सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान का भाग 10 जो है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का इसमें उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 13 में भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 14 क में अधिकरण है और संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया है। आगे इनको हम डिटेल से भी देखेंगे, अभी फिलहाल इसको हम देखते हैं। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। यदि पूछा जाए आपात उपबंध का उल्लेख किस संविधान के किस भाग में है तो भाग 18 में है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। संविधान का भाग 20 संविधान का संशोधन से संबंधित है। संविधान का भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख करता है। संविधान का भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और नेशन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेदों को देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। तो संविधान का जो भाग है, टोटल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 हैं। यदि वही ABCD या क ख ग को लिया जाए तो टोटल अनुच्छेद कितने हो जाएंगे? 465 हो जाएंगे। तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद
और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के जो मूल भाग है, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इसमें संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? तो 8 थी। अब वर्तमान में कितनी होगी? 12 हो गई है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 के तहत है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत है। यदि किसी नए राज्य का गठन भारतीय संविधान के तहत किया जाता है तो वो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। विधि के समझ समता ये अनुच्छेद 14 के तहत है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के तहत है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता यह अनुच्छेद 42 के तहत है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। किस आर्टिकल के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है? तो अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 के तहत है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है। इसमें 3 प्रकार के वीटो को प्रयोग किया जाता है, जेबी वीटो। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक क में अनुच्छेद 110 एक क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 के तहत है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 155 है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान का उल्लेख है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है।
अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 222 के तहत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है। अनुच्छेद 226 विशेष रेट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 226 में विशेष रेट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य का उल्लेख किया गया इसमें। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण का उल्लेख किया गया है इसमें। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा की गई है, अर्थात आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 1 इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कोई नया राज्य भारत में प्रवेश होता है या कोई किसी नए राज्य का स्थापना होती है तो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत उसकी स्थापना या प्रवेश का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। कोई नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 3 के तहत या अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ के समय इसमें नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। किसी के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, मनाही करता है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है, इसमें अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 20 के तहत। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसके तहत है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21 क ये 21 आर्टिकल 21 ए के तहत दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण का
प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को बदलना चाहता है तो वह किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 25 के तहत वह बदल सकता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाता है। इसमें केवल जो जो आर्टिकल दिया गया उसी को हम बता रहे हैं, बाकी इंडियन पॉलिटी में हमने इम्पॉर्टेंट तथ्य को बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें डिटेल से हम चर्चा करेंगे। यहाँ फिलहाल वन लाइनर फॉर्म में ही देख रहे हैं रिवीजन के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया इसमें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 ख। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों का संवर्धन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। जो आंगनबाड़ी चलाई जाती है वह इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस आर्टिकल तहत किया था? तो अनुच्छेद 48 क के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। अनुच्छेद 51 का यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 52 इसके तहत भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 54 के तहत है। अनुच्छेद 57 इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का बात किया गया है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 66 इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 72 इसमें क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार या लघुकरण के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75A 75(1) इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 यह संसद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 80 यह राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 83(1) में
राज्यसभा के स्थायी सदन की उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर अर्थात टाई होने पर दिया जाना। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विस्तृत उपबंध करता है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना है। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन अर्थात रिव्यू की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 155 इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश करने के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश एवं निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 165 इसमें राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन एवं सृजन का उल्लेख है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 200 इसके तहत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, इसमें उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 201 इसमें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है और इसी को उलट दिया गया। अनुच्छेद 213 इसमें राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। याद रखिए, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 214 इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालयों का गठन करना। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें इसमें दिया गया है।
अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 219 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 226 इसके तहत उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना है। अनुच्छेद 231 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है या एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना है। आपने देखा होगा कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है। तो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो अनुच्छेद 231 के तहत होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 233। इसके तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके तहत है? अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 य झ में सहकारी समितियों का निगमन का उल्लेख है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधायन का उल्लेख है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है। अनुच्छेद 263 अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेख के बारे में प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 267 इसके तहत भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। भारत की आकस्मिकता निधि किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 267 के तहत किया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है अर्थात फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 300 क के तहत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना है। तो आर्टिकल 300 क में संपत्ति अर्थात विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 312 इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण इसके तहत किया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के
द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है इसको। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीयों समुदायों का प्रतिनिधित्व था, जिसे 4 में संविधान संशोधन द्वारा 2019 में इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है तथा निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया था, जिससे 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित करता है। यदि पूछा जाए संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 343 के तहत है और लिपि देवनागरी 343 के तहत घोषित किया गया है। अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। यदि मातृभाषा आपकी हिंदी है तो इसमें बच्चे को हिंदी में शिक्षा दिया जाएगा। यह आर्टिकल अनुच्छेद 350 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किया जाना है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में बंद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। कुछ अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहली अनुसूची जो है यह राज्य और संघ राज क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। पहली अनुसूची जो है वह राज्य व संघ राज क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो है वह वेतन भत्ते पेंशन आदि से संबंधित है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बंद किया गया है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अर्थात AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद किया गया है। सातवीं अनुसूची जो है ये केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों थे। वर्तमान में इसमें कुल 98 विषय हो गए हैं। इसका उल्लेख जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। संघ सूची में कुल इस समय वर्तमान में 98 सब्जेक्ट हो गए या विषय हो गए हैं। इसमें जो सूची बनाने का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संघ के पास है। राज्य सूची में कुल 66 विषय थे। वर्तमान में 59 विषय हो गए हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को सौंपा गया है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे। वर्तमान में कुल 52 विषय हो गए हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस,
कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। तो राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं? पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य, ये सब सूची राज्य सूची के विषय हैं। जबकि रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगर कर, यह संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची के विषयों में रेडियो और टेलीविजन अर्थात मनोरंजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर, ये संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक एवं गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों में आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी और मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण का उल्लेख है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन से संबंधित है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसे 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध का उल्लेख इसमें। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो 12वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। बात करते हैं उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसे कब अपनाया गया? प्रस्तावना को संविधान में कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान में अपना लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन है वो शब्द?
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुनिश्चित कराती है। यानी कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन से सहायक है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान के भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। नेक्स्ट है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की उपासना की गई है, स्वतंत्रता की उपासना की गई है? तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। कितनी प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। कन्हैया माणिकलाल मुंशी ने अर्थात के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने कहा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में कहा है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी से लिया गया तथ्य जो कि घटना चक्र से लिया गया है। ये आपके रिवीजन के लिए लाया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।